हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और आज हम नवीं कक्षा के पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान की पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति का पहला अध्याय को अच्छे से करने वाले हैं। पूरा का पूरा चैप्टर जो है समकालीन विश्व में लोकतंत्र, इसमें आप देख सकते हैं ये वाला चैप्टर आज हम बुक से अच्छे से समझेंगे, देखेंगे और बाद में हो सके तो मैं इसके नोट्स और क्वेश्चन आंसर भी आपको प्रोवाइड करा दूँगी। सो बढ़ते हैं। तो ये देखिए लर्नर्स, ये है आपका चैप्टर विश्व में आधुनिक समकालीन विश्व में लोकतंत्र। आइए इसे पढ़ते हैं। इसमें बताया गया है कि आखिर इस किताब को पढ़कर और इन चैप्टर्स को पढ़कर हम क्या क्या जान पाएंगे। तो देख लेते हैं इसे भी। ये किताब लोकतंत्र के बारे में है। पहले अध्याय में हम देखेंगे कि पिछले 100 वर्षों में लोकतंत्र किस प्रकार दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा देशों में फैलता गया है। दुनिया के स्वतंत्र देशों में से आधे से अधिक में आज लोकतंत्र है। आप ये भी देखेंगे कि लोकतंत्र का फैलाव बहुत सरलता से और एक जैसे रूप में नहीं हुआ है। विभिन्न देशों में इसने काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। आज भी लोकतंत्र की स्थिरता और उसके टिकाऊपन को लेकर संदेह बना रहता है। आखिर आजकल आप ये काफ़ी सुनते होंगे कि लोकतंत्र खतरे में है, इसने लोकतंत्र की हत्या कर दी, इस पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी, इस कृत्य से लोकतंत्र की हत्या हो गई। तो आखिर ये सब चीज़ें क्या हैं, इन चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। इस अध्याय में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोकतांत्रिक व्यवस्था के बनने बिगड़ने की अलग अलग कहानियाँ दी गई हैं। ये उदाहरण आपको बताएंगे कि लोकतांत्रिक शासन के होने और ना होने का क्या अर्थ है। हम लोकतंत्र के विस्तार की इस प्रवृत्ति को नक्शों के माध्यम से भी दिखाने के बाद एक संक्षिप्त इतिहास दे रहे हैं। इस अध्याय में एक ही देश के लोकतंत्र के कामकाज पर ही ध्यान केंद्रित किया गया है, लेकिन अध्याय के आखिर में हम यह देखने का प्रयास किया है कि विभिन्न देशों के आपसी संबंध लोकतांत्रिक हैं या नहीं। तो देखिए, संबंध भी लोकतांत्रिक होते हैं। हमने कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यकलापों का परीक्षण किया है। इससे हम यह सवाल पूछ सकते हैं कि क्या हम वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास बुक है तो आपको ये तस्वीर दिखाई दे रही होगी और आप इसमें देख सकते हैं। ये तस्वीर है राष्ट्रपति आयंदे हेलमेट में, ये देखिए ये, और उनके सुरक्षा गार्ड हैं। चिली के राष्ट्रपति भवन ला मोनिदा के सामने है। यह चित्र 11 सितंबर 1973 का है और इसके कुछ ही घंटों बाद ही आयंदे की हत्या कर दी गई। यानी ये जो राष्ट्रपति हैं, इनकी हत्या की गई थी। इस चित्र में आए लोगों के चेहरे के भाव क्या कहते हैं, तो आइए इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। लोकतंत्र के दो किस्से। मेरे मुल्क के मेहनतकश मज़दूरों, चिले और इसका भविष्य बहुत ही अच्छा है। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। जब देशद्रोह करने वाली अपनी ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेंगी, तब भी चिले के लोग उस मुश्किल और अंधियारे दौर से पार पालेंगे। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि देर सबेर वे स्थितियाँ बनेंगी ही जिसमें आज़ाद लोग एक बेहतर समाज की रचना के लिए आगे बढ़ेंगे। चिले जिंदाबाद, चिलेवासी जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद। ये मेरे आखिरी शब्द हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी और मैं महापराध, कायरता और देशद्रोह के खिलाफ एक नैतिक सबक बनकर मौजूद रहूँगा। ये सल्वाडोर आयंदे के आखिरी भाषण के कुछ अंश हैं। वे दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के एक प्रमुख देश चिले के राष्ट्रपति हैं। यह भाषण उन्होंने 11 सितंबर 1973 यानी 1973 की सुबह दिया और उसी दिन फ़ौज ने उनकी सरकार का तख्ता पलट कर दिया। आई होप आप सब तख्ता पलट जानते होंगे। तख्ता पलट एक ऐसी चीज़ होती है जहां आप एग्जिस्टिंग यानी जो सरकार पहले से है उसको हटा के उस पर अपना कब्जा कर लेते हैं, तो इसे हम तख्ता पलट कहते हैं। तो फ़ौज ने तख्ता पलट कर दिया था। और आयंदे चिली सरकार के सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। तो ये ध्यान रखिए कि जो आयंदे जो राष्ट्रपति थे, ये किस पार्टी के संस्थापक थे? सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। और उन्होंने पॉपुलर यूनिटी, सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे और पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किया था। 1970 में राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से आयंदे ने गरीबों और मजदूरों के फ़ायदे वाले अनेक कार्यक्रम शुरू कराए थे। इसमें शिक्षा प्रणाली में सुधार, बच्चों को मुफ्त दूध बांटना, भूमिहीन किसानों को ज़मीन बांटने के कार्यक्रम शामिल थे। तो आप जैसे देख सकते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी, जो समाजवादी पार्टी का जो एक मूल मंत्र है, वो मज़दूरों और वंचित वर्गों पर उनका ज़्यादा फोकस रहता है। तो अब यहाँ आप गरीब और मज़दूरों इन सब का जिक्र देखेंगे। ठीक है, भूमिहीन किसानों को ज़मीन बांटने के कार्यक्रम शामिल थे। उनका राजनीतिक गठबंधन विदेशी कंपनियों द्वारा देश से तांबा जैसी प्राकृतिक संपदा को बाहर ले जाने के खिलाफ था। उनकी नीतियों को मुल्क में चर्च, जमींदार वर्ग और अमीर लोग पसंद नहीं करते थे। अन्य राजनीतिक पार्टियां इन नीतियों के खिलाफ थी। तो आप जैसे देखेंगे कि जो पार्टी गरीबों के हकूक़ों की हिमायत करती हो, उनका ध्यान रखती हो, तो जाहिर सी बात है, तो जो धनाढ्य वर्ग होगा यानी धनी वर्ग होगा, अमीर लोग होंगे, वो उनकी आंखों में खटकेगा, क्योंकि ऐसी सरकार उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं होती।
तो ये तख्ता पलट के पीछे कहीं ना कहीं पूंजीवादी ताकतों का हाथ होता है, और इस तरह के तख्ता पलट में जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं कि 1973 यानी 1973 का जो सैनिक तख्ता पलट था उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। आइए देखते हैं। 11 सितंबर 1973 को आयंदे को पता चला कि नौसेना के एक समूह ने बंदरगाह पर कब्जा कर लिया है। जब रक्षा मंत्री अपने कार्यालय पहुँचे तो क्या हुआ देखते हैं। तो सेना के लोगों ने उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया। सेना के अधिकारियों ने रेडियो के माध्यम से घोषणाएं की और राष्ट्रपति से पद छोड़ने को कहा। आइंदे ने इस्तीफा देने या देश से बाहर चले जाने से इनकार कर दिया। फौज कुछ करती इससे पहले ही उन्होंने रेडियो पर अपना वो संदेश दिया, जिसके कुछ अंश हमने शुरू में पढ़े हैं। फिर फौज ने राष्ट्रपति के निवास को घेर लिया। यहाँ देखिए, वो राष्ट्रपति को धमका रहे हैं कि वो अपना पद जल्द से जल्द छोड़ें और देश को छोड़ें। इस पर इन्होंने इनकार किया है तो उन्होंने उनका घर ही, तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत धमकाने और देश छोड़कर बाहर जाने की धमकी के बाद जब वो नहीं मानते हैं तो राष्ट्रपति निवास को ही घेर लेते हैं। कौन लोग? जो फ़ौज में जो लोग होते हैं, जो तख्ता पलट करने के लिए तैयार होते हैं, वो लोग। ठीक है। इस फौजी हमले में राष्ट्रपति आयंदे की मौत हो गई क्योंकि उन्होंने उस निवास को घेर लिया और उस पर वे बम भी बरसाने लगे। ये देखिए, अपने आखिरी भाषण में भी इसी कुर्बानी की बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो जानते थे कि अब उनका बचना मुश्किल है, क्योंकि जो ताकतें उनको हटाने के लिए लगी हैं वो बहुत ताकतवर हैं और इससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। देखिए, 11 सितंबर 1973 यानी उसी दिन जिस दिन इन्होंने सुबह वो भाषण दिया था और फिर बाद में उनकी हत्या कर दी गई थी, में जो कुछ भी हुआ उसे ही सैनिक तख्ता पलट कहते हैं। तो जो तख्ता पलट होता है, कई बार जो व्यक्ति पहले से ही पावर में होता है उसे उसकी हत्या करके या उसे अपहरण करके उसको उस जगह से बलपूर्वक हटा कर भी खुद काबिज हो जाने को भी तख्ता पलट कहते हैं। तो इस बगावत की अगुवाई कौन कर रहा था? जनरल ऑगस्टो पिनोशे। तो जो तख्ता पलट करने के पीछे जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा आगे था वो है जनरल ऑगस्टस पिनोशे। अमेरिका की सरकार आयंदे के शासन से खुश नहीं थी, जाहिर सी बात है, क्योंकि अमेरिका जो है वो पूंजीवादी शक्ति का एक प्रतिनिधित्व करती है। तो और जो पहले से हैं आयंदे, वो सोशलिस्ट पार्टी के समर्थक हैं, तो कैसे आखिर अमेरिका इससे खुश होगी? तो अमेरिका ने क्या किया, उसने तख्ता पलट करने वालों की गतिविधियों में मदद की। तो देखिए, किसी जगह में इस तरह की अस्थिरता को लाने के लिए बाहरी शक्तियों का भी योगदान होता है, तो आप इससे सीख लेते चलिए, उनके लिए पैसे उपलब्ध कराएं। ठीक है। तख्ता पलट के बाद पिनोशे मुल्क के राष्ट्रपति बन बैठे। राष्ट्रपति आयंदे को हटाने के बाद जो सोशलिस्ट पार्टी के समर्थक थे, पिनोशे जिन्होंने बगावत करी, वो खुद ही राष्ट्रपति बन बैठे और अगले 17 वर्षों तक उन्होंने राज किया। पिनोशे की सरकार ने आयंदे के समर्थकों और लोकतंत्र की मांग करने वालों का दमन किया। ठीक है। तो आयंदे के समर्थकों को भी और लोकतंत्र की जो लोग मांग कर रहे थे उसका भी उन्होंने दमन किया, हत्या कराई, जिसमें चिले की वायुसेना के प्रमुख जनरल अल्बर्टो बैशले और उन अनेक वे फौजी अधिकारी शामिल थे जिन्होंने तख्ता पलट में शामिल होने से इनकार किया। तो फौज का एक हिस्सा ऐसा भी था जो तख्ता पलट के समर्थन में नहीं था, तो ऐसे लोगों को भी पिनोशे ने पनिश किया, उन्हें सज़ा दी गई। ठीक है। जनरल बैशले की पत्नी और बेटी को भी जेल में डालकर काफ़ी प्रताड़ित किया गया। सेना ने 3000 से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये देखिए, और काफ़ी सारे लोग लापता हो गए, कोई नहीं जानता उनके साथ क्या हुआ। तो आइए देखें ये क्या एक्टिविटी है, खुद करें खुद सीखें। नक्शे में चिले की खोज करें, उसमें रंग भरें। हमारे देश के किस राज्य का आकार चिले की तरह का है, ये भी बताइए। और आपको अखबार में भी देखना है कि चिले की कितनी खबरें यहाँ हमको सुनने देखने को मिलती हैं। लोकतंत्र की वापसी। तो चलिए, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर ये वर्ल्ड मैप में कहाँ एग्जिस्ट करता है। इसका मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे देती हूँ। तो ये रहा आपका चिले, ये जो साइड में आप देख रहे हैं ये आपका चिले है। तो चलिए हम वहीं पर चलते हैं। अब देखिए, यहाँ जब ये सब हो गया था, तख्ता पलट हो गया, पूंजीवादी जो ताकतें हैं, जो फ़ौज का जो ये अगुवाई कर रहा था पिनोशे, वो राष्ट्रपति बनने के बाद वहाँ इतनी मारकाट मचा रहा था, उसके बाद आखिर कैसे लोकतंत्र वहाँ आया, ये देखते हैं। पिनोशे का सैनिक शासन 1988 में यानी 1988 में तब समाप्त हुआ जब उन्होंने जनमत संग्रह कराने का फैसला किया।
तो उन्होंने सोचा कि इतना समय हो गया है तो कहीं ना कहीं जनता उनके पक्ष में ही वोट करेगी। जनमत संग्रह यानी जनता के बीच में एक ऐसा पोल कराना जिसमें जनता क्या चाहती है ये बात का पता चलता है, उसे हम जनमत संग्रह कहते हैं। लेकिन ये करके उसने अपनी ही पाँव में कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि उसे भरोसा था कि लोग उसके शासन को जारी रखने के पक्ष में मतदान करेंगे। लेकिन होता क्या है, आइए हम देखते हैं। देखिए, होता यह है कि चिले के लोगों ने अपनी लोकतांत्रिक परंपरा को भुलाया नहीं था। उन्होंने भारी बहुमत से पिनोशे की सत्ता को ठुकरा दिया। इससे पिनोशे की राजनीतिक सत्ता और फिर सैनिक सत्ता भी चली गई। अपने आखिरी भाषण में आइंदे ने जो उम्मीद जाहिर की थी वो सही साबित हुई। चिले की जनता ने कायरता और देशद्रोह करने वाले अपराधियों को उनके किए का दंड दे दिया। इसके बाद से अभी तक चिले में 4 चुनाव हो चुके हैं और विभिन्न दल एक दूसरे से मुकाबला करते हुए जीत हार रहे हैं। यानी अब हर किसी को यह आज़ादी है कि वो पार्टिसिपेट करे, हारे जीते जनता के द्वारा, और ये लोकतंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। देखिए, धीरे धीरे शासन में सेना की भूमिका ख़त्म होती गई है। बाद में आई सरकारों ने पिनोशे के राज में हुई गड़बड़ियों की जांच के आदेश दिए हैं। इन जांचों से पता चलता है कि पिनोशे सरकार सिर्फ क्रूर ही नहीं थी, बल्कि उन्होंने भारी भ्रष्टाचार भी किया था। तो क्रूर होने के साथ साथ, क्योंकि हमने देखा कि 3,000 से ज़्यादा लोगों को तो मौत के घाट उतारा गया, कई लोग लापता हो गए, इसके साथ साथ ही वो भ्रष्टाचारी भी थे। ऊपर हमने जिक्र किया था कि पिनोशे सरकार ने जनरल बैचले की पत्नी के साथ और उनकी बेटी को भी जेल में डाला और काफ़ी परेशान किया। वही लड़की मिशेल बैचले आज चिले की राष्ट्रपति हैं और जनवरी 2006 से सत्ता संभाल रही हैं। समाजवादी रुझान वाली मिशेल पेशे से डॉक्टर हैं और लातिन अमेरिका में रक्षा मंत्री के पद पर आने वाली पहली महिला हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में जिस व्यक्ति को हराया वह चिले के सर्वाधिक धनी व्यक्तियों में गिना जाता है। चिले में लोकतंत्र के पतन और उत्थान की इस कथा को हम उसके ही भाषण के एक अंश से समाप्त करते हैं। तो ये कहती हैं, चूँकि मैं नफ़रत का शिकार बनी थी, इसलिए मैंने अपना यह जीवन नफ़रत को ख़त्म करने, यहाँ देखते हैं, नफ़रत को ख़त्म करने, सहनशीलता और समझदारी के साथ प्रेम को बढ़ाने के प्रति समर्पित कर दिया। ये वही लड़की है जिनकी माता को और इनको प्रताड़ित किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि इन्होंने जो तख्ता पलट है उसमें पिनोशे का साथ नहीं दिया था। अब ये तो बात थी चिले की, जो दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का एक देश है। वहाँ किस तरह से तख्ता पलट हुआ, कैसे समाजवादी ताकत थी पहले जो लोकतांत्रिक थी, और उसके बाद जो तख्ता पलट करके सैन्य सरकार बनी वो काफ़ी क्रूर थी, और जनमत संग्रह के बाद ये हुआ कि उन्हें गद्दी से हटना पड़ा और उसके बाद से वहाँ लोकतंत्र को संचालित किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ चुनाव होते हैं और कई पार्टीज़ वहाँ चुनाव में हिस्सा लेती हैं और जनता के पास ये ताकत है कि वो उन्हें सत्ता में आसीन करती है या फिर सत्ता से उतारती है, जो लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। तो अब हम देखते हैं पोलैंड की कहानी कि पोलैंड में क्या हुआ था। आइए एक और घटना पर गौर करें जो 1980 में पोलैंड में घटी थी। अब देखिए, वहाँ 1973 की बात थी जब तख्ता पलट हुआ, और यहाँ है 1980। ठीक है, उस समय पोलैंड पर जारुजेल्स्की के नेतृत्व में पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन था। तो यहाँ भी गौर कीजिएगा, पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। ठीक है, यह उन साम्यवादी दलों में से एक था जो तब पूर्वी यूरोप के अनेक देशों पर शासन करते थे। तो ये एक साम्यवादी दल है, ये पूंजीपति वाला दल नहीं है, पूंजीवादी दल नहीं है जो धनाढ़ वर्ग की पैरोकार है, ऐसा दल नहीं है, बल्कि मजदूरों और वंचितों की बात करने वाला साम्यवादी दल है। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं। इन देशों में किसी अन्य राजनीतिक दल को राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। तो जो पूर्वी यूरोप के जो भाग थे वो शीत युद्ध के बाद वाला जो पीरियड है 1945 से 1990 के बीच के समय में पूर्वी यूरोप जो था वहाँ साम्यवादी ताकतों का, समाजवादी ताकतों का बहुत इन्फ्लुएंस था रशिया की वजह से। ठीक है, जिसे हम सोवियत संघ भी कहते हैं, इस वजह से उनका ही प्रभुत्व था और वहाँ और किसी भी दल को मान्यता नहीं दी जाती थी बजाय इन कम्युनिस्ट दलों के। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। लोग साम्यवादी शासन या दल के पदाधिकारियों का चुनाव अपनी इच्छा से नहीं कर सकते थे,
नेताओं या पार्टी या सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को जेल में डाल दिया जाता था। पोलैंड की सरकार को एक बड़े साम्यवादी देश सोवियत संघ का समर्थन हासिल था और वही इस पर नियंत्रण भी करता था। तो आप में से अगर कईयों को नहीं पता है कि शीत युद्ध क्या है, कोल्ड वॉर क्या है, सोवियत संघ किसे हम कहते हैं और दूसरा ध्रुव कौन सा था, तो मैं शॉर्ट में बता दूं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था यानी 1939 से 1945 तक जो द्वितीय विश्व युद्ध था, उसके बाद दो जो ताकतें बन के उभरी थी उनमें से एक है अमेरिका और दूसरा है रशिया। तो अमेरिका जो है वो पूंजीवादी शासन का अगुआ था, यानी उनका नेता था और उसके साथ जो भी और देशों में इस तरह की व्यवस्था चलती थी वो उसके साथ थे। और जो दूसरा एक जो उनका ओपोनेंट था, जो उनका एक कहना चाहिए कि विरोधी जो गुट था, वो है रशिया, जिसे हम सोवियत संघ भी कहते थे उस समय पर, क्योंकि उस संघ में उसके आसपास के कई सारे पूर्वी यूरोप के देश भी शामिल थे। ठीक है, जो समाजवादी और साम्यवादी ताकतों का समर्थन करता था। तो जो पोलैंड है वो पूर्वी यूरोप का एक हिस्सा है, जहाँ उसे सोवियत संघ या आप रशिया कह सकते हैं, रूस का समर्थन हासिल था और वही इस पर नियंत्रण भी करता था। तो देखिए यहाँ किस तरह का शासन हो रहा है इस समाजवादी और या साम्यवादी आप कह लें इस ताकत के होते हुए भी। ठीक है, चिले का उदाहरण हमने अलग देखा था, वहाँ पूंजीवादी जो ताकत थी, जो सैनिक सत्ता पलट हुआ था वो क्रूर थी, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ थोड़ा सा मामला थोड़ा सा अलग है। इसमें हम देखते हैं आगे क्या हुआ। 14 अगस्त 1980 को डांस्क शहर स्थित लेनिन जहाज़ कारखाने के मजदूरों ने हड़ताल की। ये जहाज़ कारखाना सरकारी था। दरअसल पोलैंड के सारे कारखाने और बड़ी संपत्तियां सरकारी थी। मजदूरों ने एक क्रेन चालक महिला को गलत ढंग से नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ हड़ताल शुरू की। उनकी मांग ये थी कि इस महिला को काम पर वापस लिया जाए। कानून के अनुसार हड़ताल की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि देश में शासक दल से अलग किसी स्वतंत्र मजदूर संघ की अनुमति नहीं थी। हालांकि ये जो शासन होता है ये मज़दूरों का और जो वंचित वर्ग होते हैं इनका पैरोकार होता है, यानी उनकी आवाज़ को उठाने वाला होता है, लेकिन फिर भी ऐसे में वहाँ कोई स्वतंत्र मजदूर संघ को बनाने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हड़ताल जारी रही और फिर पहले काम से निकाला गया एक इलेक्ट्रिशियन बंदरगाह की दीवार लाकर अंदर पहुंचा और हड़ताली कर्मचारियों के संग हो लिया। इस आदमी का नाम था लेक वॉलेशा और बहुत जल्दी ही और हड़ताली कर्मचारियों का नेता बन गया। तो हड़ताल तो जारी रही और इनका जो एक नेता के रूप में सामने आया उसका नाम है लेक वॉलेशा। आगे देखते हैं। हड़ताल को समर्थन बढ़ता गया और जल्दी यह पूरे शहर में फैल गया। अब मज़दूरों ने ज़्यादा बड़ी मांगें करनी शुरू कर दी। उन्होंने स्वतंत्र मजदूर संघ बनाने की मांग की। उनकी मांग ये भी थी कि राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए और प्रेस पर लगी जो सेंसरशिप है उसे हटाया जाए। तो देखिए हर तरह के शासन में लोकतंत्र कितना है ये दिखा रहे हैं। इसमें ये गारंटी नहीं दी गई है कि पूंजीवादी शासन में ही लोकतंत्र फले फूलेगा या फिर साम्यवादी या समाजवादी देशों में ऐसा नहीं होगा। तो इसमें ये उदाहरण के ज़रिए बताया जा रहा है। फिर जब मज़दूरों की आंदोलन बढ़ता गया, इतना लोकप्रिय हो गया कि सरकार को हार माननी पड़ी। लेक वॉलेशा के नेतृत्व में मज़दूरों ने सरकार के साथ 21 सूत्री करार किया। हड़ताल खत्म हुई। डांस संधि के बाद एक नया मजदूर संगठन सोलिडर्नोस्क, जिसे अंग्रेज़ी में सॉलिडेरिटी कहते हैं, ये बना। किसी भी साम्यवादी देश में पहली बार एक स्वतंत्र मजदूर संघ का गठन हुआ और 1 वर्ष के अंदर ही सॉलिडेरिटी का विस्तार पूरे के पूरे देश में हो गया। इसकी सदस्य संख्या 1 करोड़ के करीब पहुंच गई। सरकार के कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार की व्यापकता के किस्से सामने आने से सत्ता में बैठे लोगों की परेशानियां बढ़ती गई। जनरल जारूजेल्स्की के नेतृत्व वाली सरकार एकदम बौखला गई और उन्होंने दिसंबर 1981 यानी 1981 में मार्शल लॉ घोषित कर दिया। सॉलिडेरिटी के हज़ारों सदस्यों को जेल में डाल दिया गया। संगठन बनाने, विरोध करने और अभिव्यक्ति की आज़ादी को फिर से छीन लिया गया, जो इस संगठन के बनने के बाद शुरू हुई थी। उस आज़ादी को सरकार ने फिर से वापस ले लिया। 1988 में सॉलिडेरिटी ने फिर से हड़तालें करवाई। ठीक है, लेक वॉलेशा ने इनकी अगुवाई की। इस समय पोलैंड की सरकार पहले से कमज़ोर थी। सोवियत संघ से मदद का भी पहला जैसा भरोसा न था और अर्थव्यवस्था में भी तेज़ी से गिरावट आ रही थी। लेक वॉलेशा के साथ समझौता वार्ता का एक और दौर चला। अप्रैल
1989 में यानी 1989 में जो समझौता हुआ उसमें स्वतंत्र चुनाव कराने की मांग जो है वो मांग ली गई। सॉलिडेरिटी ने सीनेट के सभी 100 सीटों के लिए चुनाव लड़ा और उसमें से 99 सीटों पर उन्हें सफलता मिली। तो देखिए कि किस तरह से वहाँ के लोगों में जो लोकतंत्र के लिए, क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों की ये लोग मांग कर रहे थे, संगठन बनाने का अधिकार, फ्री स्पीच, प्रेस से सेंसरशिप हटाने का अधिकार। तो ये देखिए 100 में से जब 99% आपको सफलता मिल रही है तो इससे पता चलता है कि लोगों में लोकतंत्र के लिए कितनी तड़प थी, वो कितने उत्सुक थे लोग किसी लोकतांत्रिक पार्टी के आने के लिए। अक्टूबर 1990 में पोलैंड में राष्ट्रपति पद के लिए पहली बार चुनाव हुए। इससे पहले यहाँ चुनाव नहीं होते होंगे और जिसमें से एक से ज़्यादा दल हिस्सा ले सकते थे। लेक वॉलेशॉ को पोलैंड का राष्ट्रपति चुना गया। और लेक वॉलेशॉ कौन है? जिन्होंने उस हड़ताल का पहले नेतृत्व किया था और उसके बाद वो इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए, इतने ज़्यादा लोकप्रिय हो गए लोगों के बीच में, लोकतांत्रिक मूल्यों की मांग करने वाले एक नेता के रूप में, कि उन्हें राष्ट्रपति चुना गया। तो आइए अब देख लेते हैं इसके बाद लोकतंत्र की 2 विशेषताएं जो दी गई हैं। हमने अभी 2 तरह के सच्चे किस्सों को पढ़ा और ये जो कहानियाँ हैं सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, ये सच्ची घटनाएं हैं कि किस तरह से एक देश में लोकतंत्र का क्या हश्र होता है और उसके बाद फिर से लोकतंत्र बहाल होता है चिले में। और दूसरी तरफ हमने देखा कि पूर्वी यूरोप का जो एक देश है पोलैंड, वहाँ किस तरह से जो अलोकतांत्रिक एक जो सरकार थी उसके प्रति लोगों का क्या रवैया था और कैसे उन्होंने विजय पाकर एक ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति चुना जो लोकतांत्रिक मूल्यों की हिमायत करता है। तो लोकतंत्र की जो 2 विशेषताएं हैं इसमें हम वो देखेंगे। इसमें लिखा है कि अभी हमने 2 तरह के सच्चे किस्सों को पढ़ा। चिले का मामला, आइंदे की लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर पिनोशे की अलोकतांत्रिक सैनिक सरकार के कब्जे और फिर से लोकतंत्र की वापसी का है, यानी बहाली का है। पोलैंड में हमने एक अलोकतांत्रिक सरकार की जगह लोकतांत्रिक सरकार के आने का किस्सा पढ़ा। आइए अब इन दोनों के मामलों में आई 2 अलोकतांत्रिक सरकारों की तुलना करें। चिले की पिनोशे सरकार और पोलैंड के साम्यवादी शासन में काफ़ी अंतर है। चिले में सैनिक तानाशाह का राज था जबकि पोलैंड में एक पार्टी का राज था। पोलैंड की सरकार का दावा था कि वह मजदूर वर्ग की ओर से शासन चला रही है। हालांकि वो मजदूर वर्ग की हिमायती बनती थी, लेकिन उन्हें मजदूरों को ही वहाँ स्वतंत्र मजदूर संगठन बनाने का कोई अधिकार नहीं था और इसीलिए आंदोलन हुआ भी। फिर आगे देखते हैं कि पिनोशे ने ऐसा कोई दावा नहीं किया था और खुलेआम बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाया था। इन असमानताओं के बावजूद दोनों में कुछ समानताएं भी थी। क्या समानताएं थी? आइए देखते हैं कि लोग अपने शासकों का चुनाव या उनमें बदलाव नहीं कर सकते थे। ठीक है, किसी को अपने विचार व्यक्त करने, संगठन बनाने, विरोध करने और राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की वास्तविक आज़ादी नहीं थी। चाहे नाम भर के लिए उन्हें कह दिया गया हो कि आप आज़ाद हैं, हम आपकी तरफ से शासन कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में लोगों के पास ये आज़ादी नहीं थी। तो जब भी फिर शासकों को हटाना होता था या तो तख्ता पलट का सहारा लिया जाता था या फिर इस तरह से हड़ताल कर करके, और जब वो चुनाव में आते थे तो उन्हें इतनी ज़बरदस्त लोकप्रियता के चलते 100 में से 99 सीट्स जीती थी इन्होंने पोलैंड में, तो इस तरह से वो फिर सत्ता में आ सके। इसी प्रकार जिन 3 लोकतांत्रिक सरकारों, आयंदे की चिली सरकार, वॉलेशा की पॉलिश सरकार और मिशेल की चिले सरकार का जिक्र ऊपर हुआ है, उसका भी आर्थिक और सामाजिक मामलों के प्रति नज़रिया एक जैसा नहीं रहा है। आयंदे ने अर्थव्यवस्था को नियंत्रित और निर्देशित ढंग से चलाना पसंद किया, जबकि वॉलेशा चाहते थे, वॉलेशा कौन थे? पोलैंड के अलोकतांत्रिक सरकार यानी साम्यवादी सरकार के राष्ट्रपति। तो वॉलेशा चाहते थे कि बाज़ार सरकारी दखल से मुक्त हों और यही जो आपकी साम्यवादी शासन की विशेषता भी है। माफ़ कीजिएगा, जबकि वॉलेशा चाहते थे कि लेक वॉलेशा जो हैं ये वो व्यक्ति हैं जो हड़ताल के बाद आए थे, ये वो नहीं है जो अलोकतांत्रिक शासन चला रहे थे पोलैंड में। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि मिशेल इस मामले में कुछ मध्यम मार्गी रास्ता अपनाने वाली थी। फिर भी इन तीनों सरकारों की कुछ विशेषताएं समान थी। यहाँ लोगों द्वारा चुनी गई सरकारें ही शासन चला रही थी, बिना चुने हुए नेता या बाहर से संचालित शक्तियाँ या फौज सरकार शासन नहीं चला रही थी। लोगों को विभिन्न प्रकार की बुनियादी राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल थी। देखिए मिशेल को भी, जो उनकी बेटी थी वो लोकतंत्र बहाल हुआ था उसके बाद आई थी। लेक वॉलेशा को भी 100 में से 99 सीट आने के बाद जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए उसमें जो सफलता मिली, उसके बाद वो पोलैंड की राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठे थे और जो वहाँ आइंदे थे वो भी उसी तरीके से बैठे थे। आइए हम इन्हीं 2 कथाओं से लोकतंत्र की पहचान का एक तरीका विकसित करें। अब तक हम जान चुके हैं कि लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि लोग अपनी मर्जी की सरकार चुनें। तो लोकतंत्र में सिर्फ लोगों द्वारा चुने गए नेताओं को ही देश पर
शासन करना चाहिए और लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी, संगठन बनाने और विरोध करने की आज़ादी ज़रूरी है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं कि लोग अपने द्वारा ही चुने नेताओं को, और जो आज़ादी है कुछ बहुत ही बेसिक आज़ादी है जो अभिव्यक्त करने की, अपना विरोध दर्ज कराने की, संगठन बनाने की, ये सब चीज़ें यहाँ बेहद ज़रूरी हैं। ठीक है, तो हम अध्याय 2 में इस प्रकार के प्रश्न पर दोबारा गौर करेंगे और लोकतंत्र की परिभाषा बनाएंगे। हम लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं भी नोट करेंगे। तो यहाँ आपने देखा कि हमने पहले कुछ उदाहरण देखे 2 अलग अलग देशों का, चिली का, पोलैंड का, और इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से लोकतंत्र की परिभाषा है। आखिर परिभाषा है क्या? क्या वो सिर्फ एक ही चीज़ से रिलेटेड है या फिर उसमें कई सारे तत्व समाहित हैं? क्योंकि लोकतंत्र को जिस अर्थों में पहले माना जाता था, क्या आज भी लोकतंत्र वैसा ही है या इससे काफ़ी कुछ बदल चुका है, और क्या क्या संघर्ष रहे हैं सबके? तो हमने पहले एग्जाम्पल देख लिया है, इसके बाद हम इसका अच्छे से मीनिंग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें है लोकतंत्र के 3 नक्शे। दिखाया कि ऊपर हमने जो कथाएं पढ़ी हैं 20वीं सदी की दुनिया के इतिहास में वैसी कथाएं भरी पड़ी हैं। लोकतंत्र आने की, लोकतंत्र को मिलने वाली चुनौतियों की, और सैनिक तख्ता पलट की, लोकतंत्र बहाल करने के लिए लोगों के संघर्ष की, लोकतंत्र की तरफ जाने और उसके रास्ते में आने वाली परेशानी में क्या कोई स्पष्ट संकेत या प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। तो आइए हमने लोकतंत्र की जिन मूल विशेषताओं का जिक्र किया था उनके आधार पर दुनिया के विभिन्न देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहचान करें। यहाँ दिए गए नक्शे यही काम करते हैं। नीचे दिए गए 3 नक्शे को गौर से देखिए। ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि 20वीं सदी में जिस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था का विस्तार और विकास हुआ था उसमें कोई स्पष्ट धारा या प्रवृत्ति दिखाई देती है या नहीं। पहले नक्शे में द्वितीय विश्व युद्ध के थोड़े समय ही बाद 1950 तक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों को दर्शाया गया है। तो आइए नीचे देखते हैं। 1900 से 1950 के बीच की लोकतांत्रिक सरकारें हैं। तो सन 1900 और 1950 में जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं वो रेड कलर से दिखाई गई हैं। ये देख सकते हैं आप इधर, ये उत्तरी अमेरिका के ये भाग, दक्षिणी अमेरिका के ये भाग इधर वाला, और यहाँ यूरोप के भी कुछ भाग दिखाई देते हैं। तो ये 1900 से 1950 के बीच में जहाँ लोकतांत्रिक सरकारें थी उस एरिया को दर्शाया गया है रेड से, यानी लाल रंग से। और 1900 में नहीं पर 1950 में यहाँ लोकतांत्रिक सरकार बनी है, वो आप देख लीजिए। इसमें से भारत भी है, क्योंकि यहाँ 1947 को जब हमें स्वतंत्रता मिली तो एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में इसका उदय हुआ। और दक्षिणी अमेरिका का ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा, कुछ हिस्से यहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं, यूरोप में भी हैं, अफ्रीका में भी हैं। ठीक है, और नीचे ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया वाला जो पार्ट है, और कुछ द्वीप हैं जो इधर के, यहाँ भी लोकतंत्र 1950 के बाद से ही आया है। ठीक है, और इसमें हम और क्या देखते हैं, इस नक्शे में ऐसे देश भी शामिल हैं जहाँ 1900 तक लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हो चुकी थी। दूसरा नक्शा जो है सन 1975 का है। तब तक दुनिया के अधिकांश उपनिवेशों को राजनीतिक आज़ादी मिल गई थी। उपनिवेश क्या होते हैं? जहाँ जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने अपना आधिपत्य जमाया हुआ था, वो सारे देश उनके उपनिवेश कहलाते हैं। तो अधिकतर देश, लगभग 1950 तक का अधिकतर देश आज़ाद हो चुके थे, और उनमें से कई देशों में आज़ादी के समय ही उनको लोकतांत्रिककरण उनका कर दिया गया, लेकिन कई देश ऐसे भी थे जिन्हें लोकतंत्र के लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। आखिर में हम एक और कदम आगे बढ़कर 21वीं सदी की शुरुआत में सन 2000 का नक्शा देखते हैं। इन नक्शों को देखते हुए आइए हम खुद से सवाल पूछें, लोकतंत्र की यात्रा कैसी रही? विस्तार में कोई स्पष्ट प्रवृत्ति दिखाई देती है, और किस क्षेत्र में कैसे और क्या हुआ? तो ये देखते हैं, 2000 वाला भी नक्शा देखते हैं। पहले तो 1975 वाले में ये देखते हैं कि 1975 में लोकतांत्रिक सरकारें, देखिए जहाँ हैं वहाँ तो हैं ही, इसके साथ साथ ये इतनी जगहों में आप देखिए स्पष्ट लोकतंत्र था। हो सकता है इनमें से कई ऐसी जगह हैं जहाँ पहले था लेकिन फिर बाद में हमें नहीं दिखाई दिया, क्योंकि इस इलाके में हमें पहले लोकतंत्र दिखाई दिया लेकिन बाद में लोकतंत्र नहीं दिखाई दिया। तो अब सन 2000 में आइए देखिए, पीले रंग से लोकतांत्रिक सरकारें दिखाई गई हैं। ये विश्व मानचित्र है आपका। तो इसमें अधिकतर सभी उत्तरी अमेरिका का सारा एरिया पीला है। दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का भी अधिकतर हिस्सा, सिर्फ इस एरिया को छोड़कर, सब लोकतंत्र में है। अफ्रीका में जहाँ काफ़ी कम लोकतंत्र था, वहाँ के भी काफ़ी देश आपको लोकतंत्र में रंगे नज़र आएंगे। पूरा यूरोप आप देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, ये सब जगह लोकतंत्र है। ये इससे ऊपर चीन है, यहाँ लोकतंत्र नहीं है, ये अभी भी देख लीजिए। और ये वाला एरिया, ये कुछ हिस्सा है,
यहाँ लोकतंत्र नहीं है, लेकिन दुनिया के अधिकांश जो एरिया हैं वहाँ लोकतंत्र अब 21वीं सदी में आ चुका है। तो हम देखते हैं कि इन नक्शों को पढ़ने से जो मुख्य मुद्दे उभरे हैं उन्हें हम देखना है कि पूरी 20वीं सदी में लोकतंत्र का विस्तार हुआ है। 20वीं सदी यानी 1900 से लेकर 2000 तक वाला पीरियड जो है ये है लोकतंत्र के विस्तार का, यानी तब लोकतंत्र विस्तारित हो रहा था, फैल रहा था पूरी दुनिया में। यह कहना सही होगा कि इन नक्शों में हर बिंदु पर दिखता है कि काल के पिछड़े पड़ाव की तुलना में लोकतांत्रिक व्यवस्था मानने वाले देशों की संख्या बढ़ती गई। तो जैसे ही हम देखते रहे तो वहाँ लोकतांत्रिक देश अब पहले से कहीं ज़्यादा हैं, यानी पहले के मुकाबले अब दुनिया का लोकतांत्रिकरण अधिक हुआ है। लोकतंत्र का विस्तार दुनिया के सभी हिस्सों में एक समान नहीं हुआ है। यह पहले के कुछ हिस्सों में स्थापित हुआ और फिर इसका विस्तार अन्य क्षेत्रों में हुआ। 1900 से 1950 यानी जो आधी सदी जो थी, जो इस 20वीं शताब्दी का पूर्वार्ध था, इसमें किस महादेश के सबसे ज़्यादा देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं थीं और किस महादेश में तब लोकतंत्र के बारे में बहुत से लोग जानते भी नहीं थे। तो जैसा कि हमने ऊपर देखा कि उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है वहाँ हमें बहुत सारे लोकतांत्रिक देश दिखे और अफ्रीका में हमें बहुत कम दिखाई दिए। आज दुनिया के अधिकांश देशों में लोकतंत्र है, पर अभी भी काफ़ी बड़े हिस्से ऐसे हैं जहाँ लोकतंत्र नहीं है। सन 2000 तक लोकतांत्रिक व्यवस्था न अपनाने वाले ज़्यादातर देश दुनिया के किन हिस्सों में अवस्थित हैं, तो ये आपको यहाँ इनमें टिक करना है इस हिसाब से, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटी है, इसे आप कीजिएगा। आप इसमें देख सकते हैं कि इस एरिया में पहले से काफ़ी लोकतंत्र था, ठीक है। इसमें भी थोड़ा बहुत था, लेकिन ये वाला एरिया और अफ्रीका महाद्वीप जो है इसमें, और 1950 के बाद से इस एरिया में भी, यहाँ एशिया में भी ये सब चीज़ें होने लगी हैं, लोकतांत्रिकरण हुआ था इसका। तो ये एक्टिविटी है आप लोगों के लिए, इसे आपको बुक में ही करना है। हम आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण, तो किन चरणों में यानी कितने स्टेजेस में लोकतंत्र का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, आइए हम ये देखते हैं। इन नक्शों से हमें 20वीं सदी के पहले के घटनाक्रम का कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि जाहिर सी बात है 1900 के बाद से, यानी जो जिसे हम 20वीं सदी कहते हैं, उसके बाद से ही इन नक्शों में सब दर्शाया गया है। तो आधुनिक लोकतंत्र की कहानी कम से कम 2 सदी पहले शुरू हुई है। तो जो हम आज के टाइम पे जो लोकतंत्र देख रहे हैं, ये 2 सदी पहले, यानी जो 20वीं शताब्दी थी और 19वीं शताब्दी थी, उससे भी पहले इसकी शुरुआत हुई है। आपने अपने इतिहास की पुस्तक में 1789 यानी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा या सुना होगा आप लोगों ने। इस जनविद्रोह ने फ्रांस में टिकाऊ और पक्के लोकतंत्र की स्थापना नहीं की थी, ठीक है। पूरी 19वीं सदी भर फ्रांस में बार बार लोकतंत्र को उखाड़ फेंका गया और बार बार इसे बहाल करने की किया गया, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति ने पूरे यूरोप में जगह जगह लोकतंत्र के लिए संघर्षों को प्रेरणा दी। तो हुआ ये था कि जब फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, उस वक्त भी लोकतंत्र एकदम से नहीं आ गया था उस क्रांति के बाद, लेकिन लोगों को अपनी आवाज़ उठाने का एक ज़रिया मिल गया था और उसके बाद से ये संघर्ष जो लोकतंत्र के लिए है वो होता रहा। ब्रिटेन में लोकतंत्र की तरफ कदम उठाने की शुरुआत फ्रांसीसी क्रांति से पहले ही हो गई थी, लेकिन वहाँ प्रगति की रफ्तार काफ़ी कम थी। 18वीं और 19वीं सदी में हुए इस राजनीतिक घटनाक्रमों ने राजशाही और सामंत वर्ग की शक्ति में कमी कर दी थी। फ्रांसीसी क्रांति के आसपास ही उत्तरी अमेरिका में, तो देखिए लोकतंत्र से पहले क्या था, लोकतंत्र से पहले या तो राजा होते थे या सामंत होते थे, जो जिनके पास ज़मीन जायदाद ये सब चीज़ें होती थी, ठीक है। तो इन सब लोगों का राज था, जिनके पास पावर है, या फिर पूरा एक वंशवाद चलता था कि इस पार्टी ने पहले इस राजा ने शासन किया तो उसके और उसका बेटा या फिर उनके बच्चे ही फिर शासन करते थे, या फिर जो सामंत लोग होते थे, जो उस देश के काफ़ी एलीट ग्रुप होता था, धनाढ्य वर्ग होता था, वही शासन करता था। लेकिन लोकतंत्र ने क्या किया कि हर किसी को पॉलिटिक्स में भाग लेने के लिए और उन्हें चुनने की जो थी वो आज़ादी दे दी। अब आगे बढ़ते हैं। यह है कि ब्रिटिश उपनिवेशों ने 1776 में खुद को आज़ाद घोषित कर दिया गया था। कहाँ किया था ये हम देखेंगे, अमेरिका में। जी हाँ, अमेरिका में जो था वो 1776 में यहाँ आज़ादी मिलनी शुरू हो गई थी। अगले कुछ ही वर्षों में इन उपनिवेशों ने साथ मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात आधुनिक अमेरिका का गठन किया गया। तो अमेरिका जो है वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया को नहीं कहते, बल्कि यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका जो है वो कई सारे क्षेत्रों को मिलकर बना है, तो इसलिए इसको संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं।
ठीक है। तो उन्होंने 1787 में यानी 1787 में उन्होंने एक लोकतांत्रिक संविधान को मंजूर किया, लेकिन इस व्यवस्था में भी मतदान का अधिकार सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित था। 19वीं सदी में लोकतंत्र के होने वाले संघर्ष अक्सर राजनीतिक समानता, आज़ादी और न्याय जैसे मूल्यों को लेकर ही होते थे। 19वीं सदी यानी 1800 वाला जो पीरियड होता था। ठीक है। एक मुख्य मांग यह रहा करती थी कि सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार हो। यूरोप के देश तब लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाते जा रहे थे। वे भी सभी लोगों को वोट देने की अनुमति नहीं देते थे। कुछ देशों में केवल उन्हीं लोगों को वोट का अधिकार मिलता था जिनके पास संपत्ति है। अक्सर महिलाओं को तो वोट का अधिकार मिलता ही नहीं था। संयुक्त राज्य अमेरिका में पूरे देश में अश्वेतों को 1965 तक मतदान का अधिकार नहीं था। तो देखिए कितने बाद तक जो अश्वेत हैं, यानी जो जिन्हें हम नॉर्मल भाषा में अंग्रेज कहते हैं, गोरे लोग, उन्हीं को सिर्फ वोट करने का अधिकार था। महिलाओं को भी काफ़ी बाद में मिला, लेकिन अश्वेतों को तो 1965 में जाकर मिला। ठीक है। तो लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने वाले लोग सभी वयस्कों, औरत या मर्द, गरीब, अमीर, श्वेत, अश्वेत को मतदान का अधिकार देने की मांग कर रहे थे। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है या सार्वभौमिक मताधिकार कहा जाता है। यहाँ दिए गए बॉक्स में बताया गया है कि दुनिया के किस देश में कब सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया है। देख सकते हैं कि 1900 तक न्यूजीलैंड ही अकेला एक ऐसा देश था जहाँ के हर वयस्क व्यक्ति को मतदान का अधिकार प्राप्त था। लेकिन अगर आप नक्शे पर गौर करेंगे कि पाएंगे 20वीं सदी के शुरू में अनेक देशों को भी लोकतांत्रिक बताया गया है। तब इन देशों में लोगों की एक बड़ी संख्या सरकार का चुनाव करती थी। इन लोगों में अधिकांश पुरुष भी होते थे जो चुनाव करती थी। ठीक है। यहाँ अनेक तरह की राजनीतिक आज़ादी मिल गई थी। यूरोप और उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के यही देश आधुनिक लोकतंत्र का पहला समूह बनाते हैं। तो सबसे पहले जो लोकतंत्र के जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो अधिकार होता है वो है कि आप अपने जिसको शासन करना है आप उसे चुनते हैं। तो ये अधिकार आपको लोकतंत्र में ही मिलता है। तो ये सबसे पहले कहाँ मिलने लगा, जैसे अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका के जो राज्य थे, संयुक्त राज्य अमेरिका जो मिला सबसे पहले वहाँ, और उसके बाद यूरोप में भी कई ऐसे देश हुए जहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मूल्य उन्हें धीरे धीरे समझ में आता गया और वो उसे अप्लाई करते रहे। ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, मताधिकार का कालक्रम। तो 1893 में न्यूजीलैंड को, 1917 में रूस को, 1918 में जर्मनी को, 1919 नीदरलैंड। तो ये आप लिस्ट देख सकते हैं। भारत में 1950, क्योंकि संविधान लागू इसी वर्ष हुआ था, तो संविधान लागू होने के साथ ही यहाँ सार्वभौमिक मताधिकार मिल गया था सबको। इसमें ऐसा नहीं था कि पहले महिलाओं को ना हो, जैसे हम कई बड़ी बड़ी लोकतांत्रिक उसमें आपने देखा कि। तो देखिए इस तरह से हम देख रहे हैं कि किस कालक्रम में यानी किस क्रम में सारे देशों को सार्वभौमिक मताधिकार मिला, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, क्योंकि अधिकतर देशों में यही व्यवस्था है कि 18 साल से जो ऊपर के लोग हैं, वो चाहे स्त्री हों या पुरुष हों, अमीर हों या गरीब हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर व्यक्ति के पास समान मूल्य वाला एक मताधिकार होगा। ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर पूरे लेसन को अगर हम इसी वीडियो में कवर करें। इसके लिए आप इसका सेकंड पार्ट ज़रूर देखें। ये आई बटन में भी दे रही हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रही हूँ, ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच।